हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हमारा चल रहा था, डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं डिसऑर्डर्स के। आज हम 3rd पार्ट और लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जितने भी डिसऑर्डर्स हमारे रह रहे हैं वो सारे डिसऑर्डर्स हम पढ़ने वाले हैं। आपके जितने भी मस्कुलोस्केलेटल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जितने भी साइन एंड सिम्टम्स है, मैनेजमेंट है, वो सारे हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आपको स्टार्टिंग में देखना है कि क्या क्या हमारी क्लास का टारगेट रहेगा। यहाँ पे मैंने एक डिजीज ऑस्टियोपोरोसिस ही नहीं, लास्ट क्लास में मैंने ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट किया था। यहाँ पे सीधा मेटाबॉलिक बोन डिजीज जितने भी हैं वो सारे हम पढ़ने वाले हैं। आर्थराइटिस जितने टाइप के हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑस्टियोमेलाइटिस जो इन्फेक्शन होता है, आइटिस जहां पे भी लगता है, इसका मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बोन में इन्फेक्शन हो। और पैगेट्स डिजीज है, शॉर्ट है, क्वेश्चंस आते हैं, क्या पॉइंट पूछा गया है एग्जाम में वो सारे मैं बताऊंगी। और ये हम नॉर्थ-सेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं कि अगर आप नॉर्थ-सेट के एग्जाम में जा रहे हो तो वहां आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस पूछा हुआ है और कैसे आ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिक बोन डिजीज। मेटाबॉलिक बोन डिजीज क्या है? इट इज अ मेटाबॉलिक एंड पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ द बोन। एक लाइन में अगर मैं बात करूं, इट इज अ metabolic and pathological disorders of the bone। देखो यहाँ पे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि सारे ही पॉइंट्स को लिखना इस क्लास में, एक ही क्लास में सारे डिसऑर्डर्स के साथ बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो आपका मेन आज ही क्लास में जो टारगेट रहेगा ना, ध्यान से सुनना और डिजीज के डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर, इन सबको लिखने की बजाय अपने माइंड में डालने की कोशिश करना। समझ में आ रहा है कि इस डिसऑर्डर में कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखता है, क्या स्पेशल फीचर्स है, और उस टाइम पे नर्सिंग का रोल क्या रहेगा, ये चीज आपको मेन समझना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं अगर ज्यादा लिखने पे फोकस करूंगी तो कहीं ना कहीं जो समझाने वाला पॉइंट है वो कम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मेटाबॉलिक बोन डिजीज क्या है। इट इज अ मेटाबॉलिक एंड पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ द बोन। और इसमें जब हम कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे आपको याद क्या रहना चाहिए। देखो टाइम ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि जो नॉर्मल हमने पढ़ा था ना, जो बोन के बारे में मैंने बताया था, जो मैंने मसल्स के बारे में बताया था, वो सारे ही पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। इसलिए मैंने वहां पे इतने टाइम में आपको एक एक छोटी छोटी चीज को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बोन में कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है, स्पॉन्जी बोन क्या होता है, किस तरह से कैल्शियम और फास्फोरस यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से चीजों को बताया था। वही चीज अब यहाँ पे काम आने वाला है, आपको डिजीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मेटाबॉलिक बोन डिजीज का मतलब क्या होता है? देखो अगर बोन की मैं बात करूं तो ये बोन मास और मिनरल से मिलके बोन बना होता है। मैंने बताया था मिनरल्स होते हैं, बोन मास होता है, जिसकी वजह से बोन क्या होता है, अगर वो इक्वल अमाउंट में होंगे तो बोन क्या होगा? एकदम स्ट्रांग होगा। ठीक है, रिजिड होगा। और यही चीज आपको यहाँ पे समझना है इस डिसऑर्डर्स को समझने के लिए। मैं अभी एक नॉर्मल कंडीशन ड्रॉ कर रही हूं, क्योंकि ये मैंने कैसा लिखा है, जहां पे वर्ड पैथोलॉजिकल लग जाता है उसका मतलब क्या होता है डियर? पैथोलॉजिकल का मतलब होता है कोई ना कोई एबनॉर्मल कंडीशन है। और मेटाबॉलिक पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक बोन डिजीज, जिसकी कैटेगरी में अगर मैं एग्जांपल में बताऊं तो क्या आता है डियर? फर्स्ट नंबर हम बोलते हैं, इसको हम डिवाइड कितने पार्ट में करेंगे? एग्जाम्पल ध्यान से समझना। एक तो होगा आपका ऑस्टियोपेनिक डिजीज। क्या होगा डियर? ऑस्टियोपेनिक डिजीज। और दूसरा अगर मैं यहां पे बात करूं तो दूसरा आपका क्या होगा? ऑस्टियोमेलिसिक डिजीज। ठीक है, ऑस्टियोपेनिक डिजीज में अगर हम बात करूं कि क्या आएगा, आपको क्या पता रहना चाहिए ऑस्टियोपेनिक डिजीज में क्या होता है? तो ऑस्टियोपेनिक डिजीज के अंदर जो बोन मास होता है वो बोन मास डिक्रीज हो जाता है, बट जो मिनरल्स होते हैं रिमेन सेम होता है, जिसकी वजह से बोन फ्रेजाइल और वीक हो जाता है। जिसका एक गुड एग्जांपल क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या एग्जांपल है डियर? ऑस्टियोपोरोसिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ऑस्टियोपेनिक डिजीज। और ऑस्टियोमेलिसिक डिजीज में क्या हो जाता है, अगर ये बच्चों में हो जाए तो रिकेट्स, जो कि आपको पीडियाट्रिक में मैम ने बहुत अच्छे से समझाया होगा, और अगर ये बड़ों में हो जाए तो ऑस्टियोमेलिसिक डिजीज हो जाता है। इसके कॉजेस, कारण सेम होता है। ठीक है,
क्लिनिकल फीचर्स थोड़े अलग देखने को मिलेंगे कि जो ग्रोइंग बोन है उसमें डिफॉर्मिटी अलग होती है और जो एडल्ट बोन है उसमें थोड़ा डिफिकल्टी, आपको जो प्रॉब्लम्स है, जो क्लिनिकल फीचर्स है वो अलग देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, जिस केस में मिनरल्स कम हो जाते हैं, बोन मास रिमेन्स सेम, तो वहां पे इस टाइप की प्रॉब्लम को हम ऑस्टियोमेलेसिक डिजीज बोलते हैं। और दो टाइप से हम इसके क्लिनिकल फीचर्स को पढ़ते हैं कि क्या होगा इसका एग्जाम्पल। तो आप बोलोगे अगर ये बच्चों में होगा तो रिकेट्स हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। और अगर यही बड़ों में हो जाए तो ऑस्टियोमेलेशिया। मैं तो ऑस्टियोमेलेशिया ही बोलती हूँ, आप देख लो आप क्या बोलते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, चाइल्ड में है तो चाइल्ड में क्या होता है, रिकेट्स होता है। अगर एडल्ट में होगा तो एडल्ट में क्या होगा, ऑस्टियोमेलेशिया होगा। तो मुझे बताओ, दोनों को कैटेगराइज किया है मैंने मेटाबॉलिक बोन डिजीज के अंदर। ठीक है, और मैंने समझा दिया, क्योंकि अगर आप ये समझ लोगे ना कि ऑस्टियोपेनिक डिजीज में क्या होता है, ऑस्टियोमेलेसिस डिजीज की कैटेगरी कैसी होती है, तो डिजीज कंडीशन को समझना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये है बोन मास, ये क्या है डियर, बोन मास, और ये क्या है, मिनरल्स होते हैं जो बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एक मैं नॉर्मल बोन बना रही हूं, ठीक है, ये एक नॉर्मल बोन है जिसमें आपको दिख रहा है एडिक्वेट अमाउंट में मिनरल्स भी हैं और अपना बोन मास भी यहाँ पे इक्वल है। बोन मास, मिनरल्स, ये मिनरल्स है, जिसकी वजह से ये बोन क्या है, एकदम रिजिड है। बोन कैसा है, ये बोन एकदम रिजिड है, हार्ड है एंड स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोन मास और जो मिनरल्स हैं वो एडिक्वेट हैं। लेकिन मैंने यहीं पे आपको क्या बताया कि अगर मैं इसी को ड्रॉ करूं तो यहाँ बोन मास डिक्रीज हो जाता है, मिनरल्स उतना ही होता है लेकिन बोन मास डिक्रीज हो जाता है। देखो बोन मास डिक्रीज हो जाएगा, ये देखो, जिसकी वजह से बोन कैसा हो जाता है, ये बोन वीक हो जाएगा, ठीक है, फ्रेजाइल हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, वीक हो जाएगा, पोरस हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। एक गुड एग्जांपल है ऑस्टियोपेनिक डिजीज में। लेकिन ऑस्टियोमेलेसिक डिजीज में क्या होता है, यहां मिनरल्स ही कम हो जाते हैं, मास तो एडिक्वेट है, बोन मास ठीक है, लेकिन यहाँ पे मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बोन कैसे हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, सॉफ्टनिंग हो जाती है बोन की। अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो बोन की क्या हो जाएगी, सॉफ्टनिंग हो जाएगी। बच्चों में हो जाए तो रिकेट्स और बड़ों में हो जाए तो ऑस्टियोमेलेशिया। अब इसी डिजीज को आगे देखते हैं, क्योंकि यहां से क्या क्वेश्चंस पूछा हुआ है और क्या क्लिनिकल फीचर्स आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैंने ऑस्टियोपोरोसिस लिखा है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये भी एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज है, ये तो मैंने अभी बता ही दिया, अभी तो मैंने बता दिया ये कैसा डिजीज है, मेटाबॉलिक बोन डिजीज। कैरेक्टराइज बाय द, क्या होता है इसमें, बोन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। मेटाबॉलिक बोन डिजीज इन विच बोन डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू, क्यों हो रहा है, अभी बताया था, ड्यू टू डिक्रीज इन बोन मास, ड्यू टू डिक्रीज बोन मास। ये जो बोन मास था, बोन मास के डिक्रीज होने की वजह से बोन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है एंड इट कैन लीड टू, कैसा हो जाएगा, फ्रेजिलिटी, फ्रेजिलिटी ऑफ बोन इंक्रीजेस। फ्रेजिलिटी ऑफ बोन कैसा हो जाएगा डियर, तो अभी बताया था, जिसकी वजह से बोन वीक हो जाएगा, बोन फ्रेजाइल हो जाएगा, बोन पोरस हो जाएगा, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंड दिस डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। और इसी को हमने क्या बोला, ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि आप खुद ही सोचो, जो इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, वहां मिनरल्स तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पे बोन मास डिक्रीज हो जाता है, और बोन मास डिक्रीज होने की वजह से इस बोन की डेंसिटी क्या हो जाएगी डियर, इस बोन की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, बोन पोरस हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कारण क्या होता है ये आपसे पूछा जाएगा। क्या आप ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बता सकते हो? ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इट इज अ मेटाबॉलिक बोन डिजीज इन विच बोन डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज बोन मास, क्योंकि यहाँ पे बोन मास डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से फ्रेजिलिटी ऑफ बोन इंक्रीजेस, बोन वीक, फ्रेजाइल एंड पोरस, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। अगर मैं यहाँ पे कॉज की बात करूं, ये देखो ऑस्टियोपोरोसिस, पहले देख लो
ऑस्टियोपोरोसिस में एक बोन उठाया, इस पेशेंट को क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हमने एक बोन उठाया और हमने देखा कि चलो देखते हैं बोन को कंपेयर करके कैसा बोन होता है। तो हमने देखा ये तो नॉर्मल बोन है, ये तो नॉर्मल बोन है, जिसमें मैंने बताया था बोन मास और मिनरल्स इक्वल होंगे, जिसकी वजह से बोन क्या होगा, हार्ड होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है, और रिजिड होगा। लेकिन इस पेशेंट को क्या है, ये एक ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन वाले पेशेंट का बोन है। इसको क्या है डियर, ऑस्टियोपोरोसिस है। और ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस एक मेटाबॉलिक बोन डिजीज है जिसमें बोन मास कम हो जाता है। मिनरल्स तो है लेकिन जब बोन मास ही नहीं होगा तो मिनरल्स रुकेगा कहां पे, समझ में आ रहा है। तो मिनरल्स भी एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन क्यों होता है, ड्यू टू डिक्रीज बोन मास। एक्चुअल चीज को समझना है, व्हाट इज द डेफिनेशन। आप बोलते हो डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन हो रहा है, अरे डीमिनरलाइजेशन हो क्यों रहा है, क्योंकि बोन मास ही नहीं है। जब बोन मास नहीं होगा तो बोन कैसा हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट तो रुकेंगे कहां पे, मिनरल्स रहेंगे कहां पे जब बोन मास ही नहीं होगा। तो यहां बोन मास डिक्रीज होने की वजह से बोन कैसा हो जाता है, उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जो मिनरल्स होते हैं उसका डीमिनरलाइजेशन होने लग जाता है, बोन पोरस, फ्रेजाइल और वीक हो जाता है। समझ में आया। तो ये जो एक बोन है जिसकी डिक्रीज डेंसिटी है, डेंसिटी डिक्रीजेस, बोन बिकम, आपको कैसा बोन दिख रहा है, देखो खुद ही कैसा बोन दिख रहा है, ये देखो, बोन बिकम पोरस, फ्रेजाइल एंड वीक। अब इसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का चांस इंक्रीज हो जाता है। यहां पे कोई मारेगा तो ये टूटेगा नहीं, समझ में आ रहा है। एकदम एक हाथ ऐसे मार दिया तो टूटेगा नहीं, लेकिन अगर किसी ने यहां पे एक मार दिया तो ये बोन टूट सकता है, क्योंकि इसकी बोन की डेंसिटी ही नहीं है, ये कम हो गई है। समझ में आ रहा है, इस पॉइंट को समझना। अब मैं आपको आगे बता रही हूं कि क्या कॉज होता है। तो एक तो होता है प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस, प्राइमरी कॉज ऑस्टियोपोरोसिस में ही बताऊंगी। प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस अकर ड्यू टू प्राइमरी कॉज, और हमारा है सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस तो समझ में आ गया, बोन वीक हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या समझना है डियर, यहां पे क्या समझना है, ध्यान देना कि प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस किस वजह से होता है, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है, किस वजह से प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। तो यहां पे कारण क्या होता है, फीमेल में ज्यादातर होगा, ये फीमेल में ज्यादातर होगा इन कंपैरिजन टू द मेल। अगर हम मेल से कंपेयर करें तो फीमेल में ज्यादा होता है, फीमेल इज मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस। और कौन सी फीमेल में होता है, याद रखना, मोस्ट कॉमन इन द मीनोपॉजल फीमेल। ये मीनोपॉजल फीमेल में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं क्यों हो रहा है, ड्यू टू द डिक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल, डिक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल। और क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ये जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होता है ना, ये बढ़ जाता है। अब आप बोलोगे यार ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या है, बोन सेल में आपने पढ़ा था ऑस्टियोसाइट होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। ब्लास्ट का मतलब तो फॉर्मिंग सेल होता है, क्लास्ट का मतलब रिमॉडलिंग सेल होता है। रिमॉडलिंग सेल ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है जो रिमॉडल करता है। जैसे बोन ब्लास्ट का काम क्या है, बनाना, उसने एकदम बोन पूरा बना दिया, लेकिन उसका जो एक्चुअल शेप है, उसका जो रिमॉडलिंग करने का काम है, एक्स्ट्रा टिश्यू को तोड़ने का काम है, वो ये करता है। तो यहाँ तोड़ने वाला क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में ध्यान रखना, नॉर्मली नॉर्मल एज में, रिप्रोडक्टिव एज में जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है वो ज्यादा होता है, ऑस्टियोक्लास्ट कम होता है, तोड़ने वाला। लेकिन जब एक फीमेल मीनोपॉजल एज में जाती है, एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल का क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू द ऑस्टियोब्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट इतना काम नहीं कर रहा है जितना ऑस्टियोक्लास्ट काम कर रहा है। तो ऑस्टियोक्लास्ट अगर बढ़ेगा तो बोन को तोड़ेगा, समझ में आ रहा है, बोन मास को, बोन की डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बोन पोरस और फ्रेजाइल वीक होता चला जाएगा। तो एक ये कारण होता है। यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री, एज फैक्टर, ये देखो, ये आप एज फैक्टर भी बोल सकते हो, एज फैक्टर भी बोल सकते हो। मेनली ओल्ड एज में ज्यादातर ये देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमनली इन द ओल्ड एज, या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री है,
मतलब आप कहने का मतलब समझ रहे हो कि प्राइमरी कॉज क्या होता है, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये है प्राइमरी कॉज। लेकिन अगर मैं सेकेंडरी कॉज की यहाँ पे बात करूं तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी कि अगर किसी को क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, अगर किसी को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, रीनल डिजीज है, लीवर डिजीज है, तो जो जिस डिजीज कंडीशन की वजह से, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, डेंसिटी बोन की डिक्रीज हो रही है, बोन वीक हो रहा है, वैसे कंडीशन को हम सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस में रखेंगे। तो समझ में आ गया सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस में क्या आता है डियर। जैसे कि सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने क्या बताया कि उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपर थायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयडिज्म है, जिसमें क्या होता है, पीटीएच का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और पीटीएच बढ़ेगा तो क्या करेगा, कैल्शियम लेवल का, कैल्शियम को डिक्रीज करेगा, ठीक है। कैल्शियम, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म मेनली कैल्शियम और जो फास्फोरस है ना, वो आपको याद रखना है। कैल्सीटोनिन क्या काम करता है, पीटीएच क्या काम करता है, समझ में आ रहा है। तो एक तो आपका हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया। दूसरा मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ किसी को अगर रीनल डिजीज है, रीनल डिजीज है, अब यहाँ पे रीनल डिजीज की वजह से भी हो सकता है, लीवर डिजीज किसी को है इसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है विटामिन डी का जो सिंथेसिस होता है वो कहां से होते हुए जाता है, स्किन पे होता है, फिर लीवर के पास भी एंजाइम होता है, किडनी के पास भी एंजाइम होता है। विटामिन डी एक्टिवेट कैसे होता है, तो यहां सबसे एंजाइम चाहिए, लेकिन जब ये खुद ही अफेक्टेड होंगे तो विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं होगा, और विटामिन डी का एक्टिवेशन नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, समझ में आ रहा है। तो कैल्शियम भी नहीं होगा, कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये एक तरह से पूरा आपको सेकेंडरी कॉज में दिया गया है कि ये डिजीज हुआ जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है, समझ में आ रहा है। या फिर मैं बोल सकती हूं एक्सेसिव यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है जिससे क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। क्या होगी डियर, उसकी इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस हो जाएगी, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। तो कोई अगर एक्सेसिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेता है उसकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस का चांस होता है, जिसे हम कौन से कॉज में, कौन से ऑस्टियोपोरोसिस में रख रहे हैं, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस में रख रहे हैं। तो यहाँ पे सब आप बोन में जैसे फैनकोनी सिंड्रोम का आया हुआ है, तो कौन से में रखोगे, फैनकोनी सिंड्रोम किस में आएगा, वो आपका सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस में आएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फैनकोनी सिंड्रोम। सब डिजीज कंडीशन आप सब में पढ़ चुके होंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा और क्या, जितने भी डिजीज कंडीशन आप देख रहे हो, एक तरह से कहने का मतलब जिस डिजीज कंडीशन, कॉज तो ये प्रॉब्लम तो पेशेंट को ये हुआ है, लेकिन इसकी वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये एक मतलब कहने का मतलब ट्रिक था। ट्रिक तो क्या, आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्टली बोन पे इफेक्ट डाल रहा है, जैसे ऑस्टियोक्लास्ट खुद ही बढ़ रहा है और सीधा ऑस्टियोपोरोसिस कर रहा है। यहाँ पे एस्ट्रोजन कम हो रहा है, यहाँ पे एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। समझ में आ रहा है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है, 2 to 3% जब डिक्रीज होगा तो ईयरली बोन मास को डिक्रीज करता चला जाता है, जिसकी वजह से मोर प्रोन होती है फीमेल ऑस्टियोपोरोसिस की, ठीक है। तो एक ये कॉज हो गया। कॉज के बाद अगर मैं बात करूं कि बताओ ऑस्टियोपोरोसिस को देखने के लिए कारण आपको पता चल गया, कारण इतने ही नहीं, कारण और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कारण और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं नर्वस सिस्टम में अगर लोगे आप, माइलोमा, मैलिग्नेंसी की कंडीशन होगी उसमें भी होगा, मैलिग्नेंसी की वजह से भी हो सकता है, मैलिग्नेंसी, मल्टीपल माइलोमा होगा, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा। जैसे एग्जांपल में मैंने क्या लिखा, यहाँ पे किसी पेशेंट को क्या है, ये सब क्वेश्चन करोगे तब आपको अंदाजा लग जाएगा मल्टीपल माइलोमा है। तो मल्टीपल माइलोमा मैलिग्नेंसी कंडीशन, ये भी क्या लीड करता है, इसकी वजह से भी पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होगा, तो ये भी सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर हम रखेंगे, कॉज के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी कॉज, सेकेंडरी कॉज करके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस, सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस करके पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने ये चीजें आपको समझाई हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि डायग्नोसिस बताओ भाई, कैसे आप ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस करोगे, तो एक डेक्सा स्कैन के बारे में याद रखना, बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह बिल्कुल करते हैं, ब्लड टेस्ट भी करते हैं, वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट नहीं पूछा जाता जितना डेक्सा स्कैन के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि अगर ऐसे एक एक चीज करके हम पढ़े तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया है ना, वो पॉइंट हर डिजीज में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेक्सा स्कैन, बताओ जल्दी से, डेक्सा का फुल फॉर्म क्या होता है, ड्यूल एनर्जी
एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री टेस्ट, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है। अब ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री स्कैनिंग, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए होता है। कैसे ऑस्टियोपोरोसिस में डेक्सा स्कैनिंग को देखते हैं हम। ये जो डेक्सा स्कैन किया जाता है इसमें क्या होता है, टी स्कोर होता है, जेड स्कोर होता है, ठीक है। तो टी स्कोर और जेड स्कोर के नॉर्मल वैल्यू को देखा जाता है, कंपेयर किया जाता है, जिस पर्सन का चेक किया गया उसकी बोन की डेंसिटी को चेक किया जाता है, जिससे पता लगता है इसको ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है। समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ पे एक्सरे करोगे ना, यहां पे अगर मैं लिख दूं कि हम एक्सरे कर रहे हैं, तो एक्सरे में जब तक 30% तक बोन मास डिक्रीज नहीं होगा, 30% तक बोन मास डिक्रीज नहीं होगा, तब तक एक्सरे में दिखता ही नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस एसिम्प्टोमेटिक होता है, याद रखना, स्टार्टिंग में ये एसिम्प्टोमेटिक होगा, कोई भी किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं देगा जब तक इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है। तो यहां पे मैंने क्या बोला, एक्सरे इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि जब तक 30% बोन मास डिक्रीज नहीं होता तब तक एक्सरे में कुछ नहीं दिखता है। तो ये पॉइंट भी यहां पे नोट कर लेना, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है। जब बोन मास 30% से ज्यादा डिक्रीज होता है तब हमें एक्सरे में ऑस्टियोपोरोसिस दिखाई देता है। अभी मैंने डायग्राम दिखाया था ना आपको, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब ड्यूल स्कैनिंग में क्या चेक करते हैं, मैंने बोला यहाँ पे टी स्कोर, जेड स्कोर, ये चेक किया जाता है। मेनली प्रायोरिटी में पूछा जाए टी स्कोर देखते हैं। टी स्कोर में जैसे मान लो -1 है, 0 है, +1 में है, तो यहां तक नॉर्मल मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं। कोई किसी को मान लो -2.5 आ गया तो बोलते ऑस्टियोपेनिक में है, -2.5 से ज्यादा हो गया देन कंफर्म कर देते हैं इसको ऑस्टियोपोरोसिस है। तो टी स्कोर मोर देन -2.5 देन इट्स कंफर्म कि इस पेशेंट को, इस पर्सन को क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। तो डेक्सा स्कैन किया जाता है, ठीक है। तो डेक्सा स्कैन के बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्लड टेस्ट है। एक्सरे का पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि एक्सरे में क्या होगा, जब तक 30% बोन मास डिक्रीज नहीं होगा तब तक यहाँ पे हम नहीं देख सकते। अगर मैं यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स की बात बताऊं कि बताओ क्या क्लिनिकल फीचर्स दिखेगा, इतना ज्यादा कोई क्लिनिकल फीचर्स नहीं है। मैं आपको बता दूं क्लिनिकल फीचर्स स्टार्टिंग में अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है, क्या सिम्टम्स होंगे, तो आप बोलोगे ये तो एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक, स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स ही नहीं देता। मान लो किसी को ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हुआ ना, तो स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, इसका जो लेट कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, जब तक इसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाता। फिर भी क्लिनिकल फीचर्स तो हैं, दिक्कत तो होती है पर्सन को। क्या होती है, अदर्स में देखेंगे पेशेंट को पेन होगा, ठीक है, पेशेंट को बैकएक होगा, पेशेंट को क्या होगा, बैकएक होगा, और पेशेंट को पेन होगा ऑन द वेट बियरिंग जॉइंट्स, मतलब पेशेंट हैविंग पेन ऑन वेट बियरिंग साइट, वेट बियरिंग साइट। जैसे आपको किसी ने बोला कि अरे ये उठा दे, आपने ऐसे उठाया, आप बोले अरे मेरी कमर, ओहो अब तो मैं गई। समझ में आ रहा है, मतलब आपको जैसे ही आपने कुछ उठाया आपके एकदम से दर्द हुआ। वैसे आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहा था लेकिन आपके पेन हो गया। आपने कंधे पे कुछ उठा के लेके गए और फिर आप बोले अरे मेरा कंधा, अब तो मेरे तो बहुत दर्द हो रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब वेट बियरिंग साइट जैसे ही होता है पेशेंट को वैसे ही सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पेन जो है, बैकएक है, पेन ऑन द वेट बियरिंग साइट है, ये यहाँ पे होगा। मसल्स भी वीक हो जाएंगी, मसल्स वीक, मसल्स वास्टिंग, ये यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स रहता है। अगर आपसे वैसे पूछा जाए तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, स्टार्टिंग में ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं आता है। या फिर बोलोगे कि ये ओल्ड एज में ज्यादा सिम्टम्स दिखता है। अगर सिम्टम्स की हम बात करें तो सिम्टम्स हमें ज्यादा कब दिखेगा, ओल्ड एज में। और ओल्ड एज में हमें क्या सिम्टम्स दिखेगा, पर्सन की हाइट डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस अगर उसको है तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ओल्ड एज में डिक्रीज हो जाएगी, हाइट डिक्रीज हो जाएगा। और जो कर्वेचर ऑफ स्पाइन है वो कैसा हो जाएगा, कर्वेचर की डिफॉर्मिटी, स्पाइन कर्वेचर की डिफॉर्मिटी हो जाएगी, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जिसे हम बोलते हैं काइफोसिस डिफॉर्मिटी। तो कर्वेचर ऑफ स्पाइन कैसा हो जाएगा, काइफोसिस की डिफॉर्मिटी हो जाएगी। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ डाउगर्स हम्प किस में देखने को मिलता है, ऑस्टियोपोरोसिस में।
समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा डाउगर्स हम्प कहाँ पे मिलेगा, तो ये ओल्ड एज में जो सिम्टम्स है काइफोसिस की डिफॉर्मिटी, कर्वेचर ऑफ स्पाइन क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, हाइट डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे डाउगर्स हम्प देखने को मिलेगा, कुब्बड़ सा जो निकल जाता है, ठीक है, डाउगर्स हम देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये किसका क्लिनिकल फीचर्स है, ये क्लिनिकल फीचर्स आपका ऑस्टियोपोरोसिस का है, समझ में आ रहा है। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन याद रखना, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस क्या होगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। और पेशेंट के वेट वियरिंग साइड पे भी फ्रैक्चर्स हो सकता है। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जो होगा मेल में क्या होता है, स्पाइन फ्रैक्चर, आप बोल सकते हैं पॉट स्पाइन होता है या फिर कूलीज फ्रैक्चर्स होता है। और फीमेल में जो फ्रैक्चर्स होता है, मेल में क्या होगा, मेल में मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर याद रखना, यहाँ पे फ्रैक्चर्स भी देखने को सिम्टम्स में मिल सकता है, क्योंकि मैंने बोला एसिम्टोमेटिक होगा, सिम्टम्स तभी अपीयर होगा, मान लो कोई गिर गया एकदम से फ्रैक्चर हो गया तो पता चला यार ये तो ऑस्टियोपोरोसिस था, ठीक है। तो मेल में कौन सा मोस्ट कॉमनली होता है, कूलीज फ्रैक्चर्स होता है, ठीक है, कूलीज फ्रैक्चर्स। और फीमेल में बात करूं तो फीमेल में मोस्ट कॉमनली जो अफेक्टेड होगा और जो फ्रैक्चर्स देखने को मिलेगा वो हिप फ्रैक्चर होगा, ठीक है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स और कॉम्प्लिकेशंस जो है याद रखना, मोस्ट कॉमन ये सिम्टोमेटिक, लेकिन जैसे कुछ सिम्टम्स आए, जैसे उसका कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, वैसे ही पेशेंट को पता चलता है हाँ ऑस्टियोपोरोसिस था। या फिर इस तरह से पेन वगैरह होता है, उसने बोला कि चलो भाई टेस्ट करा लेते हैं, तो स्टार्टिंग में देखा भाई कैल्शियम फॉस्फोरस तो ठीक है, कुछ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि बोन की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। उसने कैल्शियम खाता रह गया यार, पहले से ही कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, कैल्शियम दबा के खा रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है भाई पहले से ही प्रॉब्लम है, कोई डिजीज कंडीशन है बॉडी में जिसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, कैल्शियम बॉडी में रुक ही नहीं रहा है, तो खाने से क्या फायदा होगा, तो पहले तो डिजीज का करेक्शन करना पड़ेगा। यस, तो ये सारी चीजें हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट क्या है, क्लिनिकल फीचर्स में अगर पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट क्या है, यहीं से पूछा जाता है डाउगर्स हम्प, ये जो है यहां से भी आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। और मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है तो मुझे बताओ आप क्या मैनेजमेंट करोगे यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। तो ऑस्टियोपोरोसिस का जो मैनेजमेंट होता है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैल्शियम सप्लीमेंट्स देंगे, क्योंकि मोस्ट कॉमनली ये माल न्यूट्रिशन की वजह से भी होता है। अगर मान लो पूछा जाएगा माल न्यूट्रिशन की वजह से किसी को हुआ है तो कौन से कॉज में आएगा, तो माल न्यूट्रिशन प्राइमरी में आएगा, ठीक है, किस में आएगा डियर, माल न्यूट्रिशन प्राइमरी में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये इस तरह से भी पूछा जाता है, इसमें बहुत सारे हैं जो आप कैटेगराइज करके लिख सकते हो। मैनेजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे क्या देते हैं डियर, कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स दे दिया, ठीक है। डाइट में करेक्शन करते हैं, डाइट से भी कर सकते हैं, डाइट करेक्शन करके अगर माइल्ड कुछ है तो। या फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं डियर, इसके साथ साथ हम देते हैं HRT। HRT क्या होता है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट करते हैं, मेनली फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन देते हैं, और ईस्ट्रोजन कभी भी अकेले नहीं दिया जाता, अलोंग विथ प्रोजेस्टेरॉन, अलोंग विथ प्रोजेस्टेरॉन देना। याद रखना, अगर उसका यूट्रस प्रेजेंट है, आपने ईस्ट्रोजन सिर्फ और सिर्फ ईस्ट्रोजन दिया तो क्या करवा देगा, हाइपरप्लेजिया ऑफ द एंडोमेट्रियल सेल, और उस फीमेल को यूट्राइन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर का चांस होगा। इसलिए कभी भी ईस्ट्रोजन को अकेले नहीं देना है। इसके साथ साथ HRT में, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में, ईस्ट्रोजन के अलावा दूसरा कैल्सीटोनिन को भी दे सकते हैं। यहाँ पे कैल्सीटोनिन, और कैल्सीटोनिन क्या करता है, ये कैल्सीटोनिन इंक्रीज द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, क्योंकि आपने बोला था कि ये क्या हो गया है, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी डिक्रीज हो गया है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ गया है। और हमेशा कैल्सीटोनिन को हम देते हैं अलोंग विथ बिसफॉस्फोनेट, बिसफॉस्फोनेट्स ग्रुप की दवाई के साथ हम क्या करते हैं, कैल्सीटोनिन को देते हैं, क्योंकि कैल्सीटोनिन दोगे तो कैल्सीटोनिन क्या करेगा, इंक्रीज द ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बिसफॉस्फोनेट ग्रुप की कैटेगरी जो होते हैं वो सप्रेस करते हैं, इनहिबिट करते हैं ऑस्टियोक्लास्टिक की एक्टिविटी को, कि भाई रुक जा, बोन को तोड़ मत, तू बोन बना,
ठीक है, जिससे क्या होगा, जो पोरस फ्रेजाइल वीक है वो स्ट्रांग होगा, बोन मास बोन स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए कैल्सीटोनिन को हमेशा किसके साथ दिया जाता है? कैल्सीटोनिन को बिसफॉस्फोनेट ग्रुप के ड्रग के साथ दिया जाता है। तो आपको ये नहीं पता होगा बिसफॉस्फोनेट में कौन सा आता है, देखेंगे नेक्स्ट ड्रग हम देते हैं बिसफॉस्फोनेट्स ग्रुप की दवाई, और इस बिसफॉस्फोनेट ग्रुप ड्रग के अंदर कौन कौन सा आता है? आपका आता है एलेंड्रोनेट, रेसिड्रोनेट, जोलेंड्रोनिक एसिड, ये दवाई आती है। कौन से ग्रुप की दवाई है? बिसफॉस्फोनेट ग्रुप की दवाई है। ठीक है, ये बिसफॉस्फोनेट ग्रुप की दवाई, या फिर अगर बोलो तो एलेंड्रोनेट क्या काम करता है? ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। या फिर आप क्या लिख सकते हो? सप्रेस द, ये ग्रुप की दवाई करते हैं सप्रेस द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ठीक है, और यहां पे इस दवाई से ना बहुत ज्यादा नर्सिंग क्लिनिकल फीचर्स, या फिर आप एनक्लेक्स सॉल्व करोगे तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा कि जब किसी पेशेंट को हम एलेंड्रोनेट देते हैं, व्हाट इज द नर्सिंग रोल। याद रखना यहां पे नर्सिंग रोल क्या रहता है, हमारा काम क्या रहता है, इस दवाई को जैसे ही डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, आपको पता होना चाहिए पहले स्टेप पे कि ये एम्प्टी स्टमक देते हैं। कैसे देते हैं? एम्प्टी स्टमक देते हैं। दूसरा, विद 1 ग्लास ऑफ वाटर, विद 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास पानी के साथ देना है, और इसे देने के हाफ एन आवर तक कोई भी खाना नहीं खाना है। इसे देने के कम से कम, वैसे तो बोलते हैं कि अगर आधे 1 घंटे नहीं खाए तो बेस्ट है। नो फूड आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन, आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन कम से कम 30 मिनट। ठीक है, तो क्या हुआ? पहले खाली पेट देना है, विद 1 ग्लास ऑफ वाटर देना है, नो फूड आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन, 30 मिनट तक कोई दवाई खाने के बाद कुछ भी खाना नहीं खाना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो लाइंग डाउन, अवॉइड लाइंग डाउन पोजीशन। क्या करना है? अवॉइड लाइंग डाउन पोजीशन को अवॉइड करना है। पेशेंट को कैसे पोजीशन में मेनली प्रेफर करना है? सिटिंग पोजीशन में। कितने मिनट तक? अगर पूछा जाएगा 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट तक पेशेंट को बोलना है भाई अवॉइड करो, सोना नहीं है दवाई खाने के बाद, तुरंत सोना नहीं है, आपको बैठे रहना है, चल लो फिर लो जो भी कर लो, लेकिन सोना नहीं है। तो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको नर्सिंग का रोल समझ में आ गया, डॉक्टर का काम तो खत्म हो गया। यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस दवाई पे, एलेंड्रोनेट पे। जैसे ही डॉक्टर ने ऑस्टियोपोरोसिस बोला चलो ये दवाई लेना, तो आपका काम आ गया, आप पेशेंट को क्या समझाओगे? एम्प्टी स्टमक जो है लेना है, विद 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है, नो फूड आफ्टर टेकिंग दिस मेडिसिन, एंड अवॉइड लाइंग डाउन पोजीशन और सिटिंग पोजीशन एटलीस्ट 30 मिनट्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन इस दवाई का, एक साइड इफेक्ट होता है, वो भी याद रखना। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? ये क्या करता है मोस्ट कॉमनली? ईसोफेजाइटिस कॉज करता है, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ईसोफेगस करता है। पेशेंट लाइंग डाउन में जाएगा, उसका क्या होगा? स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, मेडिसिन आएगा और वो इरिटेट करेगा ईसोफेगस को। ध्यान रखना, कभी भी पेशेंट को आप क्या नहीं बोलोगे, लाइंग डाउन पोजीशन के लिए अवॉइड करोगे, और जो नर्सिंग का रोल बताया गया है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये किस दवाई के साथ है? एलेंड्रोनेट के साथ। और एलेंड्रोनेट को कितना देते हैं? तो याद रखना, इस एलेंड्रोनेट का अगर आपसे डोज पूछा जाएगा तो 5 mg हम प्रिस्क्राइब करते हैं। बोलते हैं इस 5 mg को अगर कोई पेशेंट को है तो 2 साल तक लेना है। इसके डोज को बढ़ाया भी जाता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, ये 10 mg तक भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन जहां पे भी आप देखोगे ना 5 से 10 mg के बीच में ही ये दवाई प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी को 5 mg दिया, 2 साल तक ले रहा है, फिर उसको लगा कि नहीं भाई ठीक नहीं हो रहा है, 10 mg कर दिया, 8-9 साल तक वो 10 mg से ऐसे ले रहा है। तो इस तरह से 5 to 10 mg जो है वो इसका डोज होता है एलेंड्रोनेट का। तो एलेंड्रोनेट के बारे में नर्सिंग रोल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस ग्रुप की दवाई है? बिसफॉस्फोनेट ग्रुप की दवाई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक ग्रुप और आता है यहाँ पे, SERM ग्रुप की दवाई भी देते। देखो मैंने मेडिसिन भी आपको साथ साथ यहीं पे बता दिया है। सॉरी
ये देखो, मेडिसिन भी मैंने आपको साथ साथ बताया है कि हमने एचआरटी किया, डाइट में, कैल्शियम में किया। तो एचआरटी यहाँ पे हमने 2 मेडिसिन देखा, एक एस्ट्रोजन है, एक कैल्सिटोनिन दिया। फिर 4th नंबर पर हम गए, हमने बिसफॉस्फोनेट ग्रुप की दवाई को देखा। और 5th नंबर पे गए, हमने देखा SERM ग्रुप की दवाई देते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडिफायर ड्रग, रिसेप्टर मॉडिफायर ड्रग। ये जो सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडिफायर होते हैं, जैसे किसी में ईस्ट्रोजन की कमी हो गई है, उसका रिसेप्टर ही काम नहीं कर रहा है, तो वो ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे जाके उसे मॉडिफाई करता है। याद रखना, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडिफायर ड्रग्स क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर को, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, मतलब ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे जाके काम करेंगे और उसके रिसेप्टर को ही मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और इस ग्रुप में जो दवाई आती है उसका नाम क्या है, जल्दी से जल्दी बताओ, इस ग्रुप में कौन सी दवाई आती है, SERM ग्रुप में। यहाँ बिसफॉस्फोनेट में आपको पता चल गया एलेंड्रोनेट, रेसिड्रोनेट, जोलेंड्रोनिक एसिड, और यहाँ पे आता है रेलॉक्सीफेन। जो हम यहाँ पे पेशेंट को देंगे वो कौन सा होगा, रेलॉक्सीफेन होगा, रेलॉक्सीफेन देंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसके बारे में पूछा जाता है। रेलॉक्सीफेन नाम की दवाई यहाँ पे हम पेशेंट को देते हैं। ठीक है, और रेलॉक्सीफेन क्या करेगा, ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे जाके उसे मॉडिफाई करेगा और काम करेगा। यहाँ पे एक और नर्सिंग रोल आता है, जब पेशेंट को आप रेलॉक्सीफेन दे रहे हो, जब आप पेशेंट को रेलॉक्सीफेन दे रहे हो तो आपका नर्सिंग रोल क्या रहेगा, आप पेशेंट को क्या बताओगे, ये दवाई खाने के बाद ना आपको इमोबिलाइजेशन फॉर 72 आवर्स, advise the patient to immobilization for at least 72 hours। ठीक है, ये कौन सा है, रेलॉक्सीफेन के बारे में है। रेलॉक्सीफेन के बारे में एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग रोल बताया, और ये रिसेप्टर पे जाके उसके रिसेप्टर को मॉडिफाई करता है और फिर क्या करेगा, ईस्ट्रोजन अगर एडिक्वेट रहेगा तो फिर वैसे ही वो बोन मास को इंक्रीज करेगा। तो ये SERM ग्रुप में आता है। और भी है, थाया पैराटाइट करके एक मेडिसिन आता है, वो भी हम यहाँ पे देते हैं। समझ में आ रहा है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो पूछा जाएगा ना, रेलॉक्सीफेन के बारे में पूछा जाता है। बाकी इस कैटेगरी में और भी आता है, जैसे क्लोम्बिफेन सिट्रेट है, लेकिन क्लोम्बिफेन सिट्रेट एक SERM ग्रुप में ही आते हैं। जैसे दूसरा मैं बताऊं, लेकिन इसका काम दूसरा है। जैसे मैंने बोला क्लोम्बिफेन सिट्रेट, ये क्या करता है, ये ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग होता है। इसका काम, ये भी उसके रिसेप्टर पे काम करता है, लेकिन कैसा है, ये ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स है। तो यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस में काम नहीं है। ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग का यहाँ पे क्या काम रहेगा, यहाँ पे इससे रिलेटेड नहीं है, कंफ्यूज मत होना, बट ये SERM ग्रुप की ही दवाई है, इसलिए मैंने आपको बताया। बट ऑस्टियोपोरोसिस में कोई काम नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस में पूछा जाएगा कि मीनोपॉजल फीमेल को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो SERM की कौन सी ग्रुप की दवाई को आप दोगे, तो आप बोलोगे रेलॉक्सीफेन। चलो आगे बढ़ते हैं, रिकेट्स पे आते हैं। अभी मैंने बताया था ऑस्टियोमेलेसिक डिजीज 2 होते हैं, जो बच्चों में होगा, जो चाइल्ड में होगा वो क्या होगा, रिकेट्स होगा। टाइम हो गया, तो इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देती हूँ। रिकेट्स कैसा डिसऑर्डर है, इट इज अ डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन इन चाइल्ड ड्यू टू सॉफ्टनिंग। इसकी वजह से क्या होगा, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। एंड ये आपने रिकेट्स पढ़ा होगा, पीडियाट्रिक्स में नहीं पढ़ा है तो पीडियाट्रिक्स में पढ़ लोगे, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, इट कैन लीड टू सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। समझ में आ रहा है, यहाँ पे बोन कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था ये एक ऑस्टियोमेलेसिक डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, बोन मिनरल्स कम हो जाते हैं और बोन मास तो एडिक्वेट रहता है। ठीक है, मिनरल्स कम हो जाते हैं और बोन मास तो एडिक्वेट है, तो डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन और इट कैन लीड टू सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। बच्चों में होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिकेट्स बोलेंगे। तो रिकेट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं तो क्लिनिकल फीचर्स आपको याद रखना है। कॉज अगर पूछा जाए किस कारण से होता है बता दो, तो मेन कारण यहां पे क्या होगा, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मोस्ट कॉमनली होगा। मोस्ट कॉमन में आप ये आंसर करोगे, बाकी डिक्रीज यहाँ पे कैल्शियम हो जाए, डिक्रीज यहाँ पे फॉस्फोरस हो जाए। ठीक है,
कैल्शियम हो जाए, फास्फोरस डिक्रीज हो जाए, इसकी वजह से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से होगा, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम की वजह से होगा। ये सारे कॉजेस में आते हैं, बहुत सारे हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से बच्चों में हो रहा है। और क्लिनिकल फीचर्स अगर आपसे पूछा जाएगा, बताओ क्लिनिकल फीचर्स क्या होता है रिकेट्स के अंदर, बच्चों के अंदर, तो आप बोलोगे क्रेनियो टैब्स होगा, ठीक है, फ्रंटल बॉसिंग हो जाएगी, फ्रंटल बॉसिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, पॉपिंग साउंड आएगा। कैसा साउंड आएगा, पॉपिंग साउंड, ठीक है, पिंग पोंग पॉपिंग साउंड आएगा, फ्रंटल बॉसिंग हो जाएगा, क्रेनियोटैप्स देखने को मिलेगा। ये तो सिर्फ मैंने हेड रीजन में बताया। अगर हम चेस्ट रीजन पे आए तो रेचिटिक रोजरी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा चेस्ट में और क्या होगा, हेड में आपने देखा क्या दिख रहा है आपको, चेस्ट में आपको क्या दिखेगा, चेस्ट की बात करें तो यहाँ पे पिजन चेस्ट, कैसा चेस्ट हो जाता है, पिजन चेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, यहाँ पे हैरिसन ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है, हैरिसन ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। पिजन चेस्ट में पूछा जाएगा क्या हो जाता है, रेचिटिक रोजरी का क्वेश्चन, पिजन चेस्ट का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ये इतना हैरिसन ग्रुप नहीं है, बट रेचिटिक रोजरी में क्या हो जाता है, जो हमारा कोस्टोकॉन्ड्रल रिब्स है, जो उसका जंक्शन होता है, वो आपका ये देखो कोस्टोकॉन्ड्रल, आप याद करोगे अरे भाई कहाँ पे है, ये हमारा स्टर्नम है, ध्यान देना, और यहां से रिब्स निकल रहा है। और मैंने बताया था रिब्स डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं, रिब्स जो है कार्टिलेज से अटैच होता है, और कार्टिलेज के बाद यहां से क्या होते हैं, रिब्स होते हैं, है ना, इस तरह से जो है यहां से रिब्स लगे हुए होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो जंक्शन है ना वो प्रोमिनेंट हो जाता है, प्रोमिनेंट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, यहाँ पे ओवर ग्रोथ हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रोमिनेंट दिखेगा, उस बच्चों में क्या ये प्रोमिनेंट दिखेगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन प्रोमिनेंट हो जाएगा, प्रोमिनेंट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ये जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होते हैं ना, ये प्रोमिनेंट हो जाता है, और उसी को क्या बोला जाता है, रेचिटिक रोजरी बोला जाता है। अब कोई रेचिटिक रोजरी बोलेगा तो कंफ्यूज मत होना, डायग्राम आएगा तो कंफ्यूज मत होना। अगर ये कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन प्रोमिनेंट हो जाए उसे रेचिटिक रोजरी बोलते हैं, और अगर ये स्टर्नम प्रोमिनेंट हो जाए तो उसे हम पिजन चेस्ट बोलते हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट स्टर्नम, और इसी को हम क्या बोलेंगे डियर, पिजन चेस्ट बोलेंगे। हैरिसन ग्रुप में क्या होता है, जो डिस्टल पार्ट ऑफ लंग्स होता है, मतलब डिस्टल पार्ट ऑफ लंग्स होता है, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, अप की तरफ जाएगा, मतलब डायफ्राम के पास में एक गैप जंक्शन सा बन जाता है, क्योंकि अगर ये बोन प्रोमिनेंट हो गए, ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो वहां पे एक जंक्शन बन जाएगा, उसी को हैरिसन ग्रुप बोला जाता है। तो इतना ज्यादा हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। पिजन चेस्ट, रेचिटिक रोजरी, हैरिसन ग्रुप, ये सब रिकेट्स के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। बच्चों में होता है, बच्चों में क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रोथ प्लेट है, बच्चा ग्रोइंग फेज में है, और वहां पे उसका क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से बोन वहीं से वीक हुआ। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपने लिखा है ना अभी, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होगा, जिसकी वजह से बोन वहीं से मुड़ जाएगा। तो बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं और बात करूं कि बच्चे के हैंड में बताओ क्या दिखेगा, हैंड में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक्सरे करे तो यही हमें क्या दिखता है, वाइडनिंग ऑफ रिस्ट, तो हमें रिस्ट में वाइडनिंग ऑफ रिस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो कार्पल बोन्स होते हैं, रिस्ट बोन होते हैं, उसकी वाइडनिंग दूर दूर हो जाते हैं, वाइडनिंग ऑफ रिस्ट। अगर हम लेग में बात करें कि बताओ क्या दिखेगा, बॉल लेग, ठीक है, बॉल लेग कैसा होता है, धनुषाकार हो जाता है, जब बच्चे का पैर होता है ना इस तरह से हो जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है, जिसमें क्या ये नी है, ये नी है। तो आपने देखा ये मिड लाइन ऑफ द बॉडी है, तो नी क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, जो नी होगा वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, लेकिन जो उसका फुट होता है नियर बाय द मिड लाइन। और इस तरह का जो शेप आपने देखा है धनुषाकार हो गया, जिसे बॉल लेग बोला जाता है, ठीक है। जेन्यू वैरम और बेलगम आता है, तो ये कौन सा है, जेन्यू वैरम है। बेलगम वाला कौन सा होता है, जो नॉकनी होता है, ये कौन सा है, जेन्यू वैरम, ये जेन्यू वैरम है, जिसे बॉल लेग बोला जाता है, ठीक है। और एक आता है नॉकनी, जिसमें बच्चे का पैर आपने देखा कैसे हो जाता है, इस तरह से, इसे मिड लाइन है बॉडी से दूर चला जाता है इस तरह से, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉक नी,
और इस नॉक नी को क्या बोला जाता है? जेन्युवेलगम, जेन्युवेलगम। तो ये प्रॉब्लम सब बच्चों में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, जिससे कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बोन का डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन हो रहा है, बोन सॉफ्ट हो रहा है, तो कहीं से भी मुड़ जा रहा है। बस ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये हो गया क्लिनिकल फीचर्स। डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये देखो, प्रेस किया, पिंग पोंग साउंड आ रहा है, ये क्या हो रहा है? क्रेनियोटैप्स। अभी लिखा है ना आपने, क्रेनियम में क्या होगा? क्रेनियोटैप्स देखने को मिलेगा, ठीक है, क्रेनियोटैप्स। फ्रंटल बॉसिंग, ठीक है। इसके अलावा पिंग पोंग साउंड सुनाई देता है। और ये देखो, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया बॉल लेग, या फिर डायग्राम भी आ सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं? जेन्युवेरम। और जो नॉक नी होगा, वेलगम होगा। ये देखो, इस तरह से पैर, ये तो नी तो अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रहा है, नी अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रहा है, लेकिन जो इसका लेग है, जो इसका फुट है, वो नियर बाय द मिड लाइन आ रहा है। इसको हम बोलते हैं बॉल लेग, बॉल लेग, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये चेस्ट के अंदर इस तरह से देखो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जो कॉस्टोकॉन्ड्रल रिब्स होते हैं ना, प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो कॉस्टोकॉन्ड्रल रिब्स का प्रोमिनेंट होना, कॉस्टोकॉन्ड्रल रिब्स का प्रोमिनेंट होना, इसी को हम रैचिटिक रोजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैचिटिक रोजरी, ठीक है। और कॉस्टोकॉन्ड्रल रिब्स प्रोमिनेंट हो जाएगा, इसके साथ साथ अगर स्टर्नम प्रोमिनेंट हो जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? अभी बताया था, पिजन चेस्ट, पिजन चेस्ट, ठीक है। हैरिसन ग्रुप भी देखने को मिलता है। तो डायग्राम आ सकता है, आप आराम से कर सकते हो। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। किसके क्लिनिकल फीचर्स हैं? ये रिकेट्स में बच्चों में देखने को मिलता है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉज वगैरह इतना नहीं पूछा जाता है। मैनेजमेंट से पूछा जाए तो क्या करोगे? कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दोगे। यहाँ पे अगर आपको मैनेजमेंट में मैं बताऊं तो इतना ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। आपको क्या देना है बच्चे में? कैल्शियम एंड विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देना है, ठीक है। अगर यहां इससे मैनेज नहीं हो रहा है तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाते हैं, और सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? करेक्टिव ऑस्टियोटमी करते हैं। क्या करते हैं डियर? करेक्टिव ऑस्टियोटमी करते हैं। और ये जो करेक्टिव ऑस्टियोटमी होता है, इसके अंदर जो अफेक्टेड पार्ट ऑफ बोन होता है उसको रिमूव कर देते हैं। मान लो कि यहां से बोन सही था और यहां से डाइफाइसिस वाला बोन ये भी सही था, ये वाला बोन यहां से मुड़ गया, तो इतने पार्ट को यहां से काट के रिमूव कर देते हैं और ये वाला पार्ट यहां से एपिफाइसिस से जोड़ देते हैं। इसी को हम बोलते हैं करेक्टिव ऑस्टियोटमी, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे इतना लिखने का टाइम नहीं है, इसलिए समझने की ज्यादा कोशिश करो कि करेक्टिव ऑस्टियोटमी में रिमूव द अफेक्टेड पार्ट ऑफ बोन एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बोन को क्या करते हैं? एपिफाइसिस से जोड़ देते हैं। इसी को हम करेक्टिव ऑस्टियोटमी बोलते हैं, जिसका रिकेट्स का सर्जिकल मैनेजमेंट है, ठीक है। चलो है, थैंक यू सो मच। अब हम बस इस क्लास में इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट सिस्टम के साथ नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे कोई पार्ट रह जाएगा तो एमसीक्यूज में हम उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।